हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन। और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आज हमारा यह तीसरा वीडियो है। यदि इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुली बेगार प्रथा। यदि कुली बेगार प्रथा की हम बात करते हैं तो ब्रिटिशों ने बेगार प्रथा के माध्यम से यहाँ के लोगों का अनेक प्रकार से क्या किया, शोषण। क्योंकि जो कुली बेगार प्रथा थी जिसमें क्या होता, व्यक्तियों से जबरदस्ती काम कराया जाता। यदि व्यक्ति की इच्छा है या नहीं है फिर भी उनसे क्या लिया जाता, काम लिया जाता। और बिना बेकार का मतलब बिना पैसे दिए, उन्हें उसके बदले में कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। और जो ब्रिटिश सरकार थी वे अनेक प्रकार से भारतीयों का इसके माध्यम से शोषण कर रही थी। इसीलिए क्या हुआ, जनता ने उसके प्रति विद्रोह कर दिया। ब्रिटिशों ने बेगार प्रथा के माध्यम से यहाँ के लोगों का अनेक प्रकार से क्या किया, शोषण किया। बेगार प्रथा के अंतर्गत यहाँ के लोग ब्रिटिश अधिकारियों का सामान ढोते थे। जो भारतीय लोग थे इस कुली बेगार प्रथा के अंतर्गत में क्या करते थे, जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं उनका सामान ढोने का काम करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते। और इसके बदले में उन्हें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। फिर क्या होता, अधिकारियों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करना। क्योंकि जो अधिकारी है जब रास्ते में जाएगा और रात आ गई तो जहाँ भी जिस गांव में वो टिकेगा तो उस गांव की जिम्मेदारी होती। क्योंकि इसमें क्या होता, कुली बेगार संबंधित रजिस्टर बने हुए थे, रजिस्टरों में लिखा होता कि आज कौन देख रेख करेगा। तो भोजन सामग्री की क्या करते थे, व्यवस्था करते थे। जबकि ब्रिटिश सरकार इसके बदले यहाँ की जनता को कुछ भी नहीं देती थी। समस्या का सबसे बड़ा विषय था कि लोग बाग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढो रहे हैं, उनके लिए खाना बना रहे हैं, और इसके बदले में अंग्रेजों ने कोई भी पैसा धेला देने के लिए तैयार नहीं है। ये तीन प्रकार की होती, जिनमें से पहली है कुली बेगार। जब भी कोई ब्रिटिश अधिकारी आया और उसे एक गांव से दूसरे गांव में घूमने के लिए जाना या उसे अगले गांव में जाना, तो क्या होता, लोग बिना बेगार का मतलब बिना पैसे दिए एक गांव से सामान को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते थे। और इसे बोलते थे कुली बेगार। कुली फिल्म देखी होगी, कुली का काम हो सामान ढोना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फिर आता था कुली उतार। कुली उतार में क्या आता है, जब गांव के लोग सड़कों पर उतरकर कुली का काम करते थे। एक बार फिर से, जब गांव के लोग सड़कों पर उतरकर कुली का काम करते थे तो इसे बोलते थे कुली उतार। फिर आती है तीसरी प्रथा, इसका नाम था कुली बरदेश। जिस गांव में जो भी ब्रिटिश अधिकारी था, जब वो रात को विश्राम करता था तो उस गांव के लोग ब्रिटिश अधिकारी के लिए खाने की व्यवस्था करते थे। अब आता कुली बेगार आंदोलन। क्योंकि जो जनता थी वो बहुत सहन कर चुकी थी और बार बार जनता को प्रताड़ित और परेशान किया जा रखा था कुली बेगार प्रथा को लेकर। इसीलिए जनता क्या करती है, विद्रोह करती है। इससे पहले जो कुमाऊं के कमिश्नर थे ट्रेल, उन्होंने क्या किया 1822 में, कब 1822 ईस्वी में तत्कालीन कमिश्नर ट्रेल ने लोगों के लिए खच्चर सेना की व्यवस्था करी। यानी कि जिससे कुली बेगार प्रथा को कम किया जा सका और लोगों का बोझ कम हो सका। इसलिए उन्होंने माल ढोने के लिए, क्योंकि जो खच्चर है में माल ढोने का जो काम करेंगे खच्चर करेंगे, तो खच्चर सेना की व्यवस्था किसने करी, ट्रेल ने। आपसे पूछे जा खच्चर सेना की व्यवस्था किसने करी, ट्रेल ने। और कब करी, 1822 में। तो यहाँ अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। 1903 में खाती गांव अल्मोड़ा के ग्रामीणों ने बेगार देने का विरोध किया। सबसे पहला 1903 में होती है जंग, और इन लोगों पर मुकदमा चलाएगा। जब इन्होंने कुली बेगार न देने का क्या कर दिया, विरोध करा, तो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा चला। केस इलाहाबाद कोर्ट में जाता। कहा जाता है, इलाहाबाद कोर्ट में जाता। और इलाहाबाद कोर्ट में जो कुली बेगार प्रथा ना से अवैध घोषित कर दिया जाता। और यहाँ से जनता जो होती है ना वह जीत जाती है इस बात को लेकर। 1903 में ही जो समय गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, कौन थे, लॉर्ड कर्जन। तो ये 1903 में गढ़वाल परस कुमाऊं की यात्रा पाते हैं। उस समय क्या होता,
जब भी गढ़वाल की यात्रा पाते हो तो उत्तराखंड की ओर से गौरीदत्त बिष्ट व महंत नारायण दास नारायण दास सब मुलाकात करते हैं। और ये जो होते हैं ये उनके सामने अपनी समस्या रखते हैं कुली बेगार को लेकर कि ये जो कुली बेगार प्रथा ये गलत है और इसका विरोध भी करते हैं। और जंगलात लात कानून पर चर्चा करते हैं। एक बार फिर से 1903 में क्या होता है, जो लॉर्ड कर्जन होते हैं वो गढ़वाल व कुमाऊं की यात्रा पाते हैं और जो गौरीदत्त होते हैं उत्तराखंड की ओर से और महंत नारायण दास ये क्या करते हैं, लॉर्ड कर्जन से मुलाकात करते हैं और अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं कि जो कुली बेगार प्रथा है एक तो ये हमारे लिए समस्या और एक जो जंगलात कानून है दिन प्रतिदिन जो अंग्रेज है जंगलात कानून नए नए बनाते जा रहे हैं और जो हमारे अधिकार है इसे छीनते जा रहे हैं। तो इन समस्याओं को लॉर्ड कर्जन के सामने रखा जाता है। 1907 ईस्वी में सरकार ने बेगार के लिए जाने पर मूल्य दिए जाने की क्या कर दी घोषणा दी। कोई व्यक्ति बेगार नहीं देना चाहता, कुली बेगार प्रथा नहीं देना चाहता तो हम क्या देता, पैसे दे दे इसके बदले में, ये घोषणा करी सरकार ने। ये भी सरकार का कहीं ना कहीं गलत फैसला था। और उसी समय 1908 में आप लोगों से पूछ ले जाएगा 1908 में जोधा सिंह नेगी द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है। कुली एजेंसी स्थापना आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई, तो कब की गई 1908 में, किसके द्वारा की गई, जोधा सिंह नेगी के द्वारा। 1913 में रुद्रप्रयाग में कुली एजेंसी की क्या की गई, स्थापना। उत्तराखंड में कब करे गई, 1907 में। लेकिन रुद्रप्रयाग में कब, रुद्रप्रयाग में कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई, 1913 में। 14 जुलाई 1913 को 14 जुलाई 1913 को अल्मोड़ा अखबार के संपादक बद्रीदत्त पांडे जी लिखते हैं। जो बद्रीदत्त पांडे होते हैं वे कुली बेगार के बारे में लिखते हैं कि 14 जुलाई 1913 को अल्मोड़ा अखबार के संपादक बद्रीदत्त पांडे लिखते हैं कि जो जंगलात कानून ये क्या करता है, हमारी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। जबकि कुली बेगार हमें मानसिक रूप से, एक बार फिर से 1913 में क्या होता, रुद्रप्रयाग के अंदर कुली एजेंसी की स्थापना होती है और उसी समय जो अल्मोड़ा अखबार के संपादक होते हैं बद्रीदत्त पांडे 14 जुलाई 1913 को ये बात कहते हैं कि जो जंगलात कानून ये क्या करता है, हमारी जो आर्थिक गतिविधियां उन्हें प्रभावित करता है। चलो इससे तो कोई बात नहीं है, इससे तो हमें कम दिक्कत है। लेकिन जबकि जो कुली बेगार प्रथा है ना वो हमें मानसिक रूप से यानी कि दिमागी रूप से क्या करती है, प्रताड़ित करती है और ये हमारे लिए बहुत समस्या का विषय है। क्योंकि इसमें इज्जत और बेइज्जती की बात है, आदमी को कुली बनाया जा रहा है अच्छे खासे आदमी को यहाँ से, तो आदमी मानसिक रूप से परेशान है। अब आता है 1920 में। 1920 में क्या होता है, जो कुमाऊं परिषद होता है उसका चौथा अधिवेशन होता है। चौथे अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वो हरगोविंद पंत करते हैं और हरगोविंद पंत के समय ही ये बात रखी जाती है कि जो कुली बेगार प्रथा ना ये गलत है और इसे क्या कर जाएगा, समाप्त कर जाएगा। और ये प्रस्ताव चौथे अधिवेशन में किया जाता है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, तो कुमाऊं परिषद का जो गठन होता है कब होता है, 1916 में। कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है, 1916 में होता है। और उसी समय 1920 में क्या होता है, देश के अंदर 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा
असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाता। असहयोग आंदोलन करने की भी कुछ प्रमुख कारण होते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होता, 1919 में रोल्ट एक्ट आता। रोल्ट एक्ट क्या था? रोल्ट एक्ट। और रोल्ट एक्ट ना, ये ऐसा एक्ट होता है जिसमें संदेह के आधार पर, आधार क्या था? संदेह के आधार पर जो भारतीय लोग थे उन पर ना संदेह के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करके गुप्त रूप से मुकदमे चलाए जाते हैं। और इसके अंदर क्या हुआ है, जो हमारे प्रमुख नेता थे उन्हें उठाएगा और उन पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाया और लाठी बरसाई गई। इसलिए इसे काला कानून भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काला कानून। तो रोल्ट एक्ट को क्या बोला जाता है? काला कानून। उसके बाद मार्च में आता है, फिर अप्रैल में क्या होती है घटना घटती है, 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर होता है, अमृतसर में मीटिंग लगाई जाती है रोल्ट एक्ट को लेकर। जैसे वैसे तो लोग बाग मेला बनाने के लिए इकट्ठे आते, क्योंकि बैसाखी का त्योहार था उस दिन, और सभी अमृतसर जलियांवाला बाग में मेला बनाने के लिए क्या हो रखे थे? इकट्ठे हो रखे थे। और इस बात का पता लगता है जनरल डायर को। डायर ये क्या करता है, 200 सिपाहियों के साथ में जलियांवाला बाग पहुंच जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि गोली चला दो। वे क्या करते हैं, जनता के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाते हैं, जिस कारण सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। सैकड़ों लोग क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। और इस भारत के इतिहास में, इस घटना को भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो ये दो घटना हो चुकी थी देश के अंदर, और गांधी जी देख चुके थे कि अंग्रेज कितने खराब है। पहला गांधी जी का नारा था कि जो जी कोई एक गाल पर थप्पड़ मार रहा तो दूसरी कर लो। लेकिन जब ये दो घटना हो चुकी थी तो गांधी जी का नारा ये हो गया कि भाई असहयोग, क्योंकि उन्होंने सहयोगी प्रवृत्ति त्याग की, सहयोग दे रहे थे ना, उन्होंने सहयोगी प्रवृत्ति को त्याग कर असहयोग होने का निर्णय लिया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग जारी कर दी। 1920 में बद्रीनाथ पांडे ने कोलकाता जाकर, उसी समय क्योंकि देश में क्या कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन लगा दिया गया था, क्या होता है, बद्रीनाथ पांडे कोलकाता जाकर गांधी जी से मुलाकात करते और गांधी जी को कुली बेगार के बारे में बताते हैं। बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कुली बेगार प्रथा क्या, किस प्रकार से वो प्रताड़ित किया जा रहा। 10 जनवरी 1921 को बागेश्वर में, तो शुरुआत होती है यहाँ से बागेश्वर से। 10 जनवरी 1921 को बागेश्वर में कुली बेगार के विरोध में भीड़ क्या जाती है? जमा। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि कुली बेगार को लेकर सबसे पहला आंदोलन कहाँ शुरू हो जाता है, तो बागेश्वर से होता है। जनता यहाँ इकट्ठी होती है। 13 जनवरी 1921 को संक्रांति के दिन दोपहर 1 बजे के आसपास सरायू नदी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नदी नहीं भूलनी आप लोगों को, सरायू नदी के किनारे आम सभा आयोजित की गई और कुली बेगार संबंधित सभी रजिस्टरों को सरायू नदी में, कौन सी नदी में? सरायू नदी में क्या कर दिया जाता है? बहा दिया जाता है। इसी नदी के तट पर बागेश्वर मंदिर में सभी के सभी लोग शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम कुली बेगार नहीं देने के। तो इसलिए आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि कुली बेगार से संबंधित कौन सी नदी है? सरायू नदी। और ये उत्तराखंड की पवित्र नदी भी है, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरायू नदी है। 14 जनवरी 1921 को 40,000, कितने हजार? 40,000 लोगों ने बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में बागेश्वर मंदिर के सामने क्या करते हैं? शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम बेगार नहीं देने के। और जो बद्रीनाथ पांडे होता है, उस समय जो कमिश्नर होते हैं डाइवल, वे क्या करते हैं? भीड़ को देखकर, किसे देखकर? भीड़ को देखकर उन पर गोली चलाना चाहते हैं। क्या चलाना चाहते हैं? गोली चलाना चाहते हैं। लेकिन बद्रीनाथ पांडे ये बोलते हैं कि तुम चलाओ गोली, आज हम तुम्हारे सामने खड़े, तुम कितनी गोली चलाओगे? तुम्हारी आज गोलियां खत्म हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हटने के।
ये बात, क्योंकि 40,000 व्यक्ति उस समय एक साथ खड़े थे और बद्रीदत्त पांडे बहुत दहाड़ के बोलते हैं डायबल से कि आज तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, लेकिन आज हम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हटने के, और देखते हैं तुम कितने व्यक्तियों को आज मारोगे। और झंडे पर लिखते हैं, झंडे लेकर रखते हैं और उनको लिखते हैं कि कुली बेगार बंद करो, कुली बेगार बंद करो, और आज के बाद हम कुली बेगार किसी को भी नहीं देंगे। 14 जनवरी 1921 को सभी आंदोलनकारियों ने बागनाथ मंदिर के सामने बेगार ना देने की क्या खाई, शपथ खा ली, यानी कि कसम खा ली बिल्कुल कि आज के बाद बेगार नहीं देने के। और इसे असहयोग की पहली ईंट कहा, इसकी असहयोग की पहली ईंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जल्दी ही छपने वाला, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जाएगा कि असहयोग की, उत्तराखंड में असहयोग की पहली ईंट किसे कहा, किस आंदोलन को, तो कुली बेगार आप लोगों को ऐसा ऑप्शन में दे देगा, तो आप लोगों को याद रखना कुली बेगार आंदोलन, ठीक है। और या रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों से पूछ ले जाएगा उत्तराखंड में किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो रक्तहीन यानी कि इसमें जरा सा भी किसी का कोई रक्त नहीं बहा, कोई खून नहीं बहा, और क्रांति हमने आंदोलन क्या कर लिया, जीत भी लिया, तो इसलिए रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन को, कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जल्दी आपके एग्जाम परीक्षाओं में लगा, नोट कर लियो सर। इस आंदोलन के बाद ही जो बद्रीदत्त पांडे होते हैं, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की क्या मिलती है, उपाधि, क्योंकि जो बद्रीदत्त पांडे उन्हें कुमाऊं केसरी कहते हैं, तो ये कुमाऊं केसरी की उपाधि है वह उन्हें कुली बेगार आंदोलन के बाद मिलती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा पूछ लिया जाएगा कि बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली, तो आपका आंसर हो जाएगा कुली बेगार। फिर आता है कुमाऊं परिषद, 1916 में स्थापना होती है और 1926 में ये क्या होता है, कांग्रेस में मिल जाता है, तो इसलिए 1916 से लेकर 1926 तक। सबसे पहला था कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है, आप लोगों से यही पूछ रहा कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 1916 में। स्थान कहाँ था, नैनीताल के मझेड़ा गांव के अंदर, इसके अंदर मझेड़ा ग्राम के अंदर, तो आप लोगों से ज्यादातर ऑप्शन में नैनीताल ही मिलेगा, गाँव तो बहुत कम पूछा जाता है। तो कहाँ स्थापना होती है, नैनीताल में होती है। अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, राय बहादुर नारायण दत्त, कौन करते हैं अध्यक्षता, जब कुमाऊं परिषद का गठन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, राय बहादुर नारायण दत्त इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और कुमाऊं परिषद का जो गठन होता है किसके प्रयासों से होता है, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए खेद, यहाँ पे क्या है, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, मोहन जोशी और प्रेम बल्लभ पांडे द्वारा उन्हीं के प्रयासों से कुमाऊं परिषद का क्या किया था, गठन। फिर आते हैं इसके अधिवेशन, इसके कुछ अधिवेशन होते हैं महत्वपूर्ण, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को, अध्यक्ष और ये कहाँ पर आया और मुख्य उद्देश्य क्या था, ये 3 पॉइंट अच्छी तरीके से याद रखने हैं, बहुत 12 एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम अधिवेशन आता है कब होता है, सितंबर 1917 में, अगले ही साल, क्योंकि अधिवेशन अगले ही साल होता है, जैसे कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना 85 में होती है, 86 में अधिवेशन, 87 में अधिवेशन, 88 में अधिवेशन, इसी प्रकार से हर साल अधिवेशन किए गए। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, जयदेव जोशी ने, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, जयदेव जोशी, जयदत्त जोशी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कुमाऊं परिषद का प्रचार और प्रसार करना, क्योंकि कुमाऊं परिषद उस समय बना दिया था, लोगों तक ये सब पहुंचाना, इसके उद्देश्य क्या है, कैसा काम कराना। स्थान क्या होता है, अल्मोड़ा, तो पहला अधिवेशन कहाँ होता है, अल्मोड़ा, पहला अधिवेशन कहाँ होता है, अल्मोड़ा। फिर आता है द्वितीय अधिवेशन, यदि हम द्वितीय अधिवेशन की बात करते हैं तो होता है 1918 में, 1918 में इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, आप लोगों से अध्यक्ष से पूछे जाएंगे, तो यहाँ से तारादत्त ग्यारोला, कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता, तारादत्त ग्यारोला। स्थान क्या होता है, हल्द्वानी, तो पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में था, दूसरा हल्द्वानी होता है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कुली बेगार से मुक्ति, यानी कि लोगों को कुली बेगार से मुक्ति दिलाना, और जो जंगलात अधिकार है जनता को सौंपना, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वे दिन प्रतिदिन नए नए कानून लाकर जनता से अधिकारों को क्या कर रहे थे, छीन लेते, इसलिए इसमें यही रखेगा कि जनता को हम जंगलात कानून, जंगलात अधिकार दिलाएंगे। अब आता तीसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन 1919 को होता है, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं बद्रीदत्त जोशी। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, बद्रीदत्त जोशी ने, ठीक है। और ये होता कहाँ, कोटद्वार में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हिंदू परंपराओं को बनाए रखना और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देता है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कौन सा अधिवेशन ऐसा जो हिंदू मुस्लिम एकता को इसमें क्या दिएगा, बढ़ावा दिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा अधिवेशन। ये कई बार एग्जाम पूछ लेगा,
यहाँ से क्वेश्चन। फिर आता है चौथा अधिवेशन 1920 में होता है। कब होता है? 1920 में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हरगोविंद पन्त। कहाँ होता है? काशीपुर में। स्थान कहाँ? काशीपुर। प्रस्ताव क्या होता है? असहयोग आंदोलन, जंगलात समस्या व कूली बेगार। इसमें क्या होता है? क्योंकि 1920 में चौथे अधिवेशन के समय क्या चल गया था देश के अंदर? असहयोग आंदोलन चल गया था। तो असहयोग आंदोलन में साथ देना है गांधी जी का, और जो जंगलात की समस्या इसे भी दूर करना है, और जो कुली बेगार की समस्या इसे भी धीरे धीरे क्या करना है? समाप्त करना है। इन बिंदुओं की मुख्य चर्चा की जाती है। अब आता है पांचवा अधिवेशन। पांचवा अधिवेशन कब होता है? 1923 में होता है। अब हम देख रहे हैं कि 1922 में अधिवेशन है। 1922 के बाद कब अधिवेशन होता है? 23 में। यहाँ पे क्या होता है? 2 साल का गैप रहता है, क्योंकि देश के अंदर असहयोग आंदोलन चल चुका था। असहयोग आंदोलन चल चुका था और सभी व्यक्ति असहयोग आंदोलन में बिजी हो चुके थे। और 1922 को ये क्या किया जाता? स्थगित किया जाता। क्योंकि क्या होता है? 1922 में एक घटना होती है जिसका नाम होता है चोरी कांड। जिसे बोलते हैं चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड में क्या होता है? गोरखपुर, यूपी का एक जिला होता है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला। और गोरखपुर जिले में चोरा नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार की एक चौकी में भारतीय द्वारा आग लगा दी जाती है। इसकी ब्रिटिश सरकार की एक चौकी में क्या कर दी जाती है? आग लगा दी जाती है। और इसके अंतर्गत इसमें क्या होता है? 21 सिपाही और एक दरोगा, यानी कि 22 व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, जिस कारण महात्मा गांधी जी को बहुत आघात पहुंचता है। इस कारण ये क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। इसीलिए जो अधिवेशन होता है वो 1923 में होता है। इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? बद्रीदत्त पांडे। कौन करते हैं? बद्रीदत्त पांडे करते हैं। और स्थान क्या होता है? टनकपुर। तो पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे। कहाँ होता है? टनकपुर में होता है। लक्ष्य क्या होता है? भूमि बंदोबस्त व वन नीति पर चर्चा करना। भूमि बंदोबस्त व वन नीति पर क्या करना? चर्चा करना। अब आता है अंतिम अधिवेशन। अंतिम अधिवेशन होता है 1926 में। अंतिम अधिवेशन कब होता है? 1926 में होता है। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं बैरिस्टर मुकंदीलाल करते हैं। और ये होता है गनियातोली, रानीखेत में होता है। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कहाँ हो जाता है? कांग्रेस में। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब हुआ? तो कब हुआ? 1926 में। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब हुआ? 1926 में। ये समाप्त हो जाता है, कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। अब आता होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1914 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्ट ही वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 1914 में की जाती है। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की गई। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में की। भारत के अंतर्गत, भारत में कब? 28 अप्रैल 1916 में। उत्तराखंड में कब? 1914 में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। फिर 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि आपसे पूछे जा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही है जिनमें सबसे पहला है, कंफ्यूज करते हैं, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। सबसे पहला था अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, यह होती है 1912 में। कब होती है? 1912 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1914 में। फिर आता है कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में। लगभग ये इन 3 क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो अच्छी तरीके से याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब आते हैं हमारे टॉपिक रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पिछले कई साल से बार एग्जाम्स में बनने हैं। देखते हैं हमने कितना सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन
कब और कहाँ होता है ये पूछा जाता है। तो पहला अधिवेशन कब होता है? 1917 में अल्मोड़ा में, 1917 में नैनीताल में, 1916 में अल्मोड़ा में, या 1918 नैनीताल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। कब होता है? 1917 में होता है, क्योंकि 16 में स्थापना होती है, अगले ही साल 17 में आप लोगों का कुमाऊं परिषद का अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? अल्मोड़ा में होता है। 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, जो पहला अधिवेशन होता है उसकी जो अध्यक्षता वे कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी। कौन करते हैं? जयदत्त जोशी करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष होता है कुमाऊं परिषद का गठन? 1916। तो सी इज द राइट आंसर। कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता, अब आता है द्वितीय अधिवेशन, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तारादत्त ग्यारोल ने, बद्री जोशी ने, हरगोविंद पंत ने, या बद्रीदत्त पांडे ने? तो किसने की है? तारादत्त ग्यारोल ने। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तारादत्त ग्यारोल ने की। कुमाऊं परिषद के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता, अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सी इज द राइट आंसर। कुली बेगार प्रथा के विरोध में आंदोलन से संबंधित नदी, यानी कि जो कुली बेगार प्रथा उससे कौन सी नदी संबंधित है? तो कौन सी है? भगीरथी, सरायू, अलकनंदा, या काली? तो कौन सी है? सरायू। कौन सी नदी है? सरायू। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जो कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे वो सरायू नदी में बांध दिए गए थे। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए, यानी कुली बेगार प्रथा को कम करने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना किस कमिश्नर ने की थी? तो किसने की थी? ट्रेलर। किसने की थी? ट्रेलर। कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? बागेश्वर से, जागेश्वर से, मुक्तेश्वर से, या टनकपुर से? कहाँ से होती है? बागेश्वर। तो ए इज द राइट आंसर। कुली बेगार प्रथा की विरोध आंदोलन से संबंधित नदी है, एक बार फिर से आ गया, इसके लिए खेद आंसर सरायू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? तारादत्त ग्यारोल ने, बद्रीदत्त जोशी ने, हरगोविंद ने, या बद्रीदत्त पांडे ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त जोशी ने। तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बद्रीदत्त जोशी ने, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। तीसरे अधिवेशन का उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है, कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार प्रथा को हटाने के लिए खच्चर सेना की स्थापना कब की? कब की थी? 1822। तो बी इज द राइट आंसर। तो 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की। जोधा सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना कब की? तो कुली एजेंसी की स्थापना कब की थी जोधा सिंह नेगी ने? 1908 में। तो बी इज द राइट आंसर। कुली एजेंसी की स्थापना कब की? 1908 में। किसने की? जोधा सिंह नेगी ने। कुमाऊं परिषद के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बद्रीदत्त पांडे द्वारा। तो डी इज द राइट आंसर। कुली बेगार आंदोलन 1921 के समय अल्मोड़ा का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो 1921 में डिप्टी कमिश्नर कौन था? डाइवल। और डाइवल ने क्या किया था? गोली मारने का क्या दिया था? आदेश। तो कौन था डिप्टी कमिश्नर? डाइवल। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मैंने आपको बताया था कौन सा अधिवेशन है वो? तीसरा अधिवेशन। काशीपुर में खदर आश्रम की स्थापना 1918 में, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए खेद है, 1918 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोविंद बल्लभ पंत। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कुमाऊं परिषद था उसके चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरगोविंद पंत ने। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखेगा चौथे अधिवेशन में। किसने की? हरगोविंद पंत ने। कब हुआ था? 1920। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो सबसे पहले होती है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में। कब होती है? 1912 में। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1914 में।
देहरादून में 1918 में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी, सीधा राइट आंसर, स्वामी विचारानंद सरस्वती। एक बार फिर से देहरादून पूछा जा रहा है, देहरादून में 1918 में होम रूल लीग की जो शाखा उसकी स्थापना किसने की है? तो ये हो जाएगा स्वामी विचारानंद सरस्वती। कुली एजेंसी का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? जो कुली एजेंसी की स्थापना की गई तो जो उनका विचार था वो किसका था? तो होता गिरजा गिरजा दत्त नाथानी। किसका था? गिरजा दत्त नाथानी। बहुत ही गिरी प्रथा थी, तो आप लोगों को याद रखना, जो कुली बेगार प्रथा थी वो बहुत ज्यादा गिरी हुई थी, इसलिए याद रखिए उसकी जो स्थापना गिरजा तक, आप लोगों को गिरजा दत्त नाथानी याद रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।